नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। सरकार का आर्थिक सर्वे आ गया और इतनी इतनी खुशहाली लेकर आया कि मस्त हो जाइए आप। ये सर्वे कह रहा है कि भैया बेरोज़गारी तो आधी रह गई देश में। कहाँ है बेरोज़गार? ये भी नहीं बता रहा कि पकौड़े तलने में लग गए हैं। कह रहा है कि भई खत्म, आधी आधी बेरोज़गारी रह गई। सब चंगा है जी। ये कह रहा है कि महँगाई तो बहुत कम हो गई, महँगाई स्थिर है। मेरी समझ में तो ये आर्थिक-वार्थिक बातें आती नहीं हैं। मेरे को दिख रहा है जब बेरोजगारी चरम पर है, गली-गली मोहल्ले में बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। नौजवान गुस्से में हैं, त्रस्त हैं। तो ये आर्थिक सर्वे इस तरह का क्यों आया? और ये सर्वे आता कौन है? क्यों है? कौन बनाता है? कब पता चला? एक अफसर को बना-बनाया पकड़ा दिया जाता है कि भैया इसको जारी कर दो। ये बिल्कुल वैसा-वैसा है जैसे राष्ट्रपति आती हैं। जो सरकार होती है, वो लिख कर देती है राष्ट्रपति जाओ और ये पढ़ दो। राष्ट्रपति जी का भाषण होता है, अपना कुछ नहीं होता उसमें। जो सरकार दे देगी, वही उनको पढ़ना होता है। ऐसी सरकार राज्य सरकारों में होता है। राज्यपाल का अभिभाषण, जो सरकार मुख्यमंत्री लिख के देगा, आपको वही पढ़ना है। मेरी समझ में ये नहीं आता ये अभिभाषण होते ही क्यों हैं? जब सरकार का लिखा ही राष्ट्रपति को पढ़ना है, तो सरकार ही प्रेस नोट जारी कर दे। तो कुछ-कुछ ऐसा भी आर्थिक सर्वे भी भैया, जब तुम्हें सब चंगा-सी दिखाना है, तो सरकार से डायरेक्ट जारी करा दो। मैंने सोचा कि क्या है मामला? इस आर्थिक सर्वे का मामला क्या है? क्या बजट में 15 लाख, 10 लाख तक के इनकम टैक्स वैक्स पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, या गरीब मिडल क्लास मर जाएगा? तो मैंने सोचा बातचीत की जाए। और फाइनेंस पे कौन बढ़िया बात कर सकता है? समझ गए होंगे आप। नागपुर चलना पड़ेगा, राजीव रंजन से बात करना पड़ेगा। बिज़नेस के बढ़िया पत्रकार हैं, धड़ाधड़ बताएँगे आपको बिज़नेस की बातें। पूरा सुनिएगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, सँभाल के रखिएगा। आपको फिर मोदी जी की बढ़िया-बढ़िया बातें जब कही जा रही होंगी, तो ये ज्ञान काम आएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और जॉइन करना ना भूलें। राजीव जी, बड़ी निगाह लगी हुई थी इकोनॉमिक सर्वे की, कि क्या सर्वे आएगा, क्या स्थिति रहेगी। मुझे लगता है कि बाज़ार को तो पसंद आया। शेयर मार्केट चढ़ा आज। बाज़ार को उम्मीद थी कि ऐसा ही सर्वे आएगा। लेकिन आप चूँकि बिज़नेस के पत्रकार हैं, मेरे दिमाग में तो कम आती हैं इकोनॉमी की चीज़ें, आपको तो रटी हुई हैं ये सब चीज़ें। तो ये जो आया है सर्वे, आपको लग रहा था कि ऐसे ही सर्वे आएगा? इसके क्या संकेत हैं? क्या इससे भारत के आर्थिक स्तर की, या मेरे आपके बिल्कुल नॉर्मल आदमी के जीवन में ये सर्वे क्या रखता है, महत्व रखता है? भारत के बाज़ार के लिए क्या महत्व रखता है? ज़रा मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए। देखिए संजय जी, इट कंसील्स मोर देन इट रिवील्स, यानी ये छिपाता ज्यादा है, दर्शाता कम है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देश में एकदम सब बम बम है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन पे जो है देश जो है बहुत ही बढ़िया गति से, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो अब आपने मार्केट का नाम लिया कि मार्केट ऊपर गया। देखिए, मार्केट ऊपर जाने के दूसरे रीजंस हैं। ठीक है, वो इन्होंने बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ 6.4% रहेगा, ऐसा अंदेशा है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कम ना बोला जाए कि, और फिस्कल डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके ऊपर में कुछ तो भी ऐसी बात ना बोल दे इकोनॉमिक सर्वे जिससे मार्केट कंडीशन खराब हो जाए। तो वैसा कुछ बोला नहीं गया। तो चूंकि कुछ उटपटांग बोला नहीं गया, उस चीज को अच्छे से लिया और ये ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर गया। पर मार्केट ऊपर जाने से बहुत ज्यादा इस इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में रीडिंग की जाए, ये गलत होगा। देखिए, इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ही लिखी है, दो तीन ही नेगेटिव चीजें हैं। एक नेगेटिव चीज ये लिखा है कि भाई जो 9.8% से पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स का ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर, अप्रैल 2023 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में, और जो अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में जो ग्रोथ हुआ है, तो वो लास्ट टाइम हुआ था 9.2%, इस बार हुआ है 5.2%। तो ग्रोथ की दर घट गई है। सिर्फ एक ये चीज हुआ, और एक दो दुख की चीजें होंगी जहां पर ऐसा देखने में आ रहा है कि भाई जैसे माइनिंग एक्टिविटीज के बारे में बोला गया कि अभी भी पेंडेमिक यानी कोरोना का जो लेवल था उससे नीचे है माइनिंग एक्टिविटी अभी भी। मैन्युफैक्चरिंग भी बोला गया कि अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल वाली ग्रोथ हमने देखी नहीं है जो प्री पेंडेमिक लेवल पे थी, पर ग्रो हो रहा है, स्टेडली धीरे धीरे ग्रो हो रहा है।
तो अगर हम ये माइनिंग निकाल दें, मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक निकाल दें और ऑटोमोबाइल सेल्स को निकाल दें, तो बाकी तो इसके अंदर में सब बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोली गई है। परंतु सवाल ये उठता है कि जब आपने लास्ट इकोनॉमिक सर्वे दिया था और इस साल का एक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया था, उस टाइम में जहां तक मुझे याद आ रहा है 7% या 7.2% इन्होंने दिखाया था, प्रोजेक्ट किया था। और अभी ये बोल रहे हैं कि 6.4% से ग्रोथ होगा। तो 0.6 से लेके 0.8% तक का वेरिएशन, ये बहुत बड़ा वेरिएशन होता है संजय जी। तो इतना बड़ा वेरिएशन क्यों आ रहा है जब सारी चीजें अच्छी हैं? अब जैसे ये बोल रहे हैं कि स्टेट की भी रेवेन्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो अच्छा हो रहा है। तो जब सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर सब्सिडीज क्यों आप बढ़ा रहे हो? 25%, 26% का सब्सिडी के ऊपर में जो है वो ग्रोथ देखा गया लास्ट ईयर के मुकाबले। आपको लोगों को पैसे क्यों बांटने पड़ रहे हैं? लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाएं निकाल के, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो त्रुटि है, गड़बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है 5.5% से। तो आई मीन अगर सब अच्छा है तो आपको सब्सिडी क्यों देना पड़ रहा है? आप सब्सिडी ना दे, फिर सब्सिडी तो घटाना चाहिए। फिर आपका ज्यादा खर्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्चा होना चाहिए। तो वहां तो आप कम दिख रहा है, और दिख रहा है कि सब्सिडीज में 26-27% का ग्रोथ है। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये आर्थिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये छुपाता ज्यादा है, ठीक है, और दर्शाता कम है। ठीक है, बहुत कम दर्शाया है इसमें, और जो भी चीजें बोली गई है बहुत ही रोजी पिक्चर दिया गया है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, जो नॉर्मल हम एवरेज हमने जो देखा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उससे ऊपर ही आज की डेट में रहा है। यानी मशीन्स, कल कारखाने जो हैं वो ज्यादा प्रयोग में आ रहे हैं, सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर हम समझे तो, जो लॉन्ग टाइम जो एवरेज है उससे ज्यादा हो रहा है। वही कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक ही ठाक हो रहा है। तो जब सब ठीक ठाक है तो अच्छा, मतलब आपको हंसी आएगी, आप इस बात को मान सकते हैं कि संजय जी कि 2017-18 में जो बेरोजगारी की दर थी, अब बता रहे हैं कि अभी जो बेरोजगारी की दर है वो 2017-18 में 6.2% थी, जो घट के 3.2% आ गई। क्या ये पॉसिबल? मतलब ये आंख का अंधा, मुंह का गूंगा, कान का बहरा आदमी भी समझ सकता है कि भाई मतलब मैं इन आंकड़ों का क्या करूं। ये बोलते हैं कि बेरोजगारी की दर, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौजवान सड़क पे हैं, गुस्सा फट रहा है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी दिख रही है सड़कों पे। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी आधे रह गए, आज आधी हो गई क्या? हाँ, बेरोजगारी कम हो गई है और महंगाई जो है वो बहुत स्थिर हो गई है। मतलब महंगाई ज्यादा नहीं है देश में, हाँ, महंगाई बढ़ी नहीं है और बेरोजगारी कम हो गई है। अब ये कौन से डाटा लेते हैं, कौन से सेट ऑफ डाटा को इंस्पेक्ट करते हैं? भाई शिक्षा में आज बच्चों की स्कूल की फीस हर साल मतलब हम तो फीस पे करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ मेरे बच्चों की फीस हर साल 10% से 15% के बीच में बढ़ रही है। आदमी मेडिकल के लिए जा रहा है तो हर साल 10 से 15% मेडिकल फीस आपकी बढ़ जा रही है। घरों का किराया कॉन्ट्रैक्ट में 10% हर साल से बढ़ रहा है। तो महंगाई घट का रही है, ये मेरे मतलब बोल रहे महंगाई स्टेबल 4% 5% से सिर्फ इन्फ्लेशन इस देश में बढ़ रहा है। अब मजे की बात यह है कि जब सारी चीजें अच्छी हैं तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर में जो रियल वेज ग्रोथ है, जो वेज ग्रोथ है वो जीडीपी ग्रोथ के बराबर नहीं हो रहा है। वेज ग्रोथ शुड मैच जीडीपी ग्रोथ। तो भैया ये जा कहां रहे पैसे? मतलब ये जो, जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हैं, टैक्स कलेक्शन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर सब्सिडी आपको दूसरी तरफ क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? वहीं आपको इकोनॉमिक एडवाइजर को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि लोगों की जो वेजेस हैं, सैलरीज जो हैं, उसका ग्रोथ जो है वो जीडीपी ग्रोथ के बराबर नहीं हो रहा है? हाँ, तो ये मतलब कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने खुद ही ऐसी लाइंस का यूज करके जो है अपने आप को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है, ऐसा मान सकते हैं। जी संजय जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि ये सर्वे क्यों आता है? ये क्या दर्शाता है? क्यों आता है? क्या प्लान होता है? किस लिए आता है? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है
क्या आप इतने सालों से आप बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हो, बिजनेस पे काम करते हो, किसी सरकार का ये सर्वे नेगेटिव भी आया है कभी आज तक? मेरे याद में तो नहीं आ रहा है, शायद 2008-9 में जब आया होगा क्राइसिस तब आया होगा, और पेंडेमिक के टाइम में शायद आया था। वो भी पेंडेमिक आने का ही था, मतलब वो तो मार्च में क्लोजिंग हुआ था, बजट वजट सब तो ये जनवरी एंडिंग और 1 फरवरी को आ जाता है, तो वो बात की चीजें हुई थी। परंतु देखिए मजेदार बात क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि कौन इस बात को मानेगा कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि 15 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं जिनको वयस्क माना जाता है, उसमें 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 6.6% मोटा मोटी पकड़ लीजिए वो था, और अब वो घट के 3-3.5% के आसपास आ गया। एग्जैक्ट नंबर मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बट 3% से घटा है। ये मतलब ये कौन इस बात को मानेगा, आप मुझे ये बताइए। तो इस तरीके के आंकड़े और डाटा जो है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली दिया जाता है ताकि सरकार के अंदर में, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर में, उनकी आर्थिक नीतियों के अंदर में हम लोग का विश्वास बने। एक ब्यूरोक्रेट द्वारा लिखवा के, एक टेक्नोक्रेट द्वारा लिखवा के ये ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि बहुत ही जांच परख के, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से ये रिपोर्ट लिखी गई है। संजय जी, मैं आपको सत्य बताता हूं, 90%, 90 क्या 99% फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते नहीं है पूरी तरीके से। सिर्फ हाँ, जो प्रीफेस जो रहता है, प्रीफेस पढ़ लेते हैं, शुरू के 10-15 पन्ने, बस इकोनॉमिक सर्वे मतलब वही है। लिखने वाला ही शायद होगा जो पूरा पढ़ता है, अन्यथा मुझे तो आज तक कोई पत्रकार बंधु नहीं मिला है, ना मैं किसी को जानता हूं जिसने जो इकोनॉमिक सर्वे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ रहा हो या आधा भी पढ़ रहा हो। तो ये आपने सही, आपका सवाल बहुत जायज था कि क्यों बनाए जाते हैं ये। मैं भी 22-23 साल से पत्रकारिता में, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट लगाते हैं अगले साल का, उससे 0.5, 0.6, 0.8% का वेरिएशन है। अगर आप मान लीजिए 350 लाख करोड़ की यदि इंडियन इकोनॉमी है, तो अब आप इसका निकाल लीजिए 1% कितना हुआ, 3.5 लाख करोड़ के आसपास। 3.5 लाख यानी करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का जीडीपी जो है वो यहां का वहां हिल जा रहा है इनके कैलकुलेशन के हिसाब से। मतलब इतना वेरिएशन है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, और जो एक्चुअल में आ रहा है। 7.2% बता रहे थे लास्ट ईयर कि इस साल होगा इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ, और वो अब बता रहे हैं कि 6.4% होगा। और सारा ठीकरा जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो है वो ठोक देते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, चाइना का माहौल ठीक नहीं है, यूरोप बुढ़ापे में जा रहा है, यूरोप में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए स्थिति खराब है। मतलब इंडिया में सब भला है, सब चंगा है, सारी गड़बड़ी जो है वो बाहर ही है। अच्छा, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो एक इन्होंने हिंट दिया वो ये दिया कि भाई रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, यानी जो सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, और बिजनेसमैन जो है उनको खुली छूट देनी चाहिए, और कैपिटलिज्म जो है वो ब्लॉसम करना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना। आप जब तक आपके ऊपर में कोई क्राइम साबित नहीं हो जाता फाइनेंशियल फ्रॉड का, तब तक आप इनोसेंट है ऐसा मान के चला जाए। परंतु अभी उल्टा हो रहा है, तो इसको बदलने की जरूरत है। यानी इन्होंने वो सारी कर्णप्रिय बातें की हैं जो कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु हकीकत में एकदम उसके उल्टे काम कर रहे हैं। ईडी, डीआरआई, सीबीआई, सभी जितनी भी इनके अंग हैं, प्रशासनिक अंग, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेसमैन के अगेंस्ट में। और अब बोला जा रहा है कि नहीं नहीं, इस तरीके से रेगुलेशन रखने चाहिए कि भाई बिजनेसमैन को आसानी हो। अब तो बिजनेसमैन के लिए तो आपने इतने सारे कंपल्शन, इतने सारे कंप्लायंसेस बना दिए, इतने नियम बना दिए कंप्लायंस करने के, जीएसटी से लेके। आप तो खुद ही अपनी कंपनी चला रहे हैं संजय जी, आपको पता ही होगा कि कितने कंप्लायंसेस बढ़ गए। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिना कंपनी सेक्रेटरी के मदद से आप कंपनी चला ही नहीं सकते हो। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमको वो रेगुलेशन जो है वो कम करने चाहिए। तो कम करो भाई, किसने रोका है? 11 साल से तो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कंप्लायंसेस। तो लेट अस सी कि कितने कंप्लायंसेस कम होते हैं। पर मुझे हंसी आ रही है, देखिए पूरा इकोनॉमिक्स सर्वे जो दस्तावेज बनता है, ये बड़ी कंपनीज को देख के बनाया जाता है। छोटी कंपनीज और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, इनको नजरअंदाज किया जाता है।
आप बताइए मुझे कि BSE 500 कंपनीज जो इस देश की सबसे बड़ी 500 लिस्टेड कंपनीज है, इनका प्रॉफिट बढ़ के 5.5 लाख करोड़ से जो 2019-20 में था उससे बढ़ के 14.5 लाख करोड़ हो गया, 14,45,000 करोड़ टू बी प्रिसाइज। यानी 24% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन कंपनीज ने देखा है। पर वहीं 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया गया, 30% से घटा के 22% कर दिया गया, और उसके कारण जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो कलेक्शन है वो 5.65 लाख करोड़, जहां तक मुझे याद आ रहा है 5.6 लाख करोड़ से बढ़ के 9.7 या 9.8 लाख करोड़ तक ही हुआ है। यानी 10-11% का ही CAGR हमने देखा है। तो आप किसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हो जब ये कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयमेंट ही नहीं क्रिएट कर रही है? ना तो ये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कोई ज्यादा कलेक्शन कर पा रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पा रहा है। तो फायदा क्या हो रहा है? ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आप और पैसे दे रहे हो। ये वो पैसों को लेके जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, और सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? पूंजीपति। जो कंपनी का मालिक है वो खुद सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत सोचने वाली बात है संजय जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है ये क्रॉस रोड पे है, या आपस में टकराव की स्थिति में है। क्यों टकराव की स्थिति में है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि मान लीजिए अभी मशीन्स आई, जैसे AI आया, AI की बात हम कर रहे हैं। AI आने से मान लीजिए कंपनी के अंदर में 100 लोग जहां काम करते थे, ठीक है, तो अब वो 100 के 50 लोगों के भी काम करने से वो काम हो जाएगा, उस उतने टाइम के अंदर में हो जाएगा। तो कायदे से देखा जाए, यदि कंपनी बोलती है कि मैं 50 लोगों को हटा रही हूं, तो उसका कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप देखिएगा उसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। यानी कैपिटलिज्म जो है लोगों की जो नौकरियां छीनने वाली जो चीज है उसको पुरस्कृत कर रहा है। वहीं पे डेमोक्रेटिक वे में अगर कोई दूसरी कंपनी बोलती है कि नहीं, मैं एक भी इंसान को निकालूंगा नहीं, 100 के 100 लोग रहेंगे, पर मैं इनके काम करने का जो दिन है वो 6 दिन से घटा के 4 दिन कर दूंगा, तो लोग भी खुश रहेंगे कि भाई 2 दिन मेरे घट गए और काम भी उतना ही हो रहा है जितना हो रहा है। पर शेयर होल्डर्स इस कंपनी को पुरस्कृत करने के बदले इसको पनिश करेंगे। तो ज्यादा लोगों का सुख किसमें है? ज्यादा लोगों का सुख तो इसमें ही है ना। अगर आप डेमोक्रेसी मतलब क्या है? जिस चीज को ज्यादा लोग माने वही डेमोक्रेसी है। तो यदि आप ये दो सिस्टम लोगों को दोगे तो लोग क्या चूज करेंगे? लोग यही चूज करेंगे कि भाई आप 6 के बदले 4 दिन हमें काम करने दो, हमें नौकरी से मत निकालो। परंतु कैपिटलिज्म उस चीज को पुरस्कृत नहीं करेगा। कैपिटलिज्म जो है 50% जिन लोगों को निकालना उसको पुरस्कृत करेगा, ठीक है, जबकि प्रोडक्टिविटी दोनों जगह बराबर ही है। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी ये दोनों आपस में टकराव की स्थिति में है, और ये कोई नहीं बताता है। ये लोग जो है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को जोड़ के देखते हैं ना। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों टकराव की स्थिति में है। इसी कारण से इस दुनिया के अंदर में आर्थिक खाइयां बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जी संजय जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसे ही है रिपोर्ट तैयार करना, जैसे सरकार अपने तैयार करे भाषण और राष्ट्रपति को थमा देती है, या राज्यों की सरकार राज्यपाल को समझा देती है, वो आते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? वो जो मोदी जी लिख के पढ़ के एक लाइन कॉमा बिंदु फुल स्टॉप ठीक करेंगे कि अब जाओ दो राष्ट्रपति को आके पढ़ देंगे। तो वही तो होगा। राष्ट्रपति जी कभी जिंदगी में केंद्र सरकार की किसी को बुराई दिखा सकती हैं क्या? स्टेट की सरकार जो होती है, अगर सेंट्रल और स्टेट की एक जैसी है, मतलब गवर्नर से सेटिंग सही है, तो क्या गवर्नर नहीं भी है? कई बार ऐसे मौके आए तो गवर्नर तो वही पढ़ते हैं जो सरकार लिख के देती है। मैं आज तक समझ में नहीं पाया आया कि ये राष्ट्रपति के और राज्यपाल के अभिभाषण का मतलब क्या है। जब सरकार का ही लिखा हुआ प्रेस नोट आपको पढ़ना है, तुम या तो ये छोड़ दो यार, राष्ट्रपति को थोड़ा दिमाग कम अपना इस्तेमाल कर लेने दो, राज्यपाल गवर्नर्स को अपना इस्तेमाल कर लेने दो, वो बताएं सरकार कैसी है। वो रटा रटाया आ गया राष्ट्रपति जी ने और पढ़ दिया मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बेरोजगारी के फ्रंट पे बड़ा अच्छा काम किया है, लोगों को पकौड़े तलने की सलाह दी है। अरे जो वो मोदी जी चाहते वो राष्ट्रपति पढ़ देती हैं। तो फिर ये अभिभाषण का क्यों चलन होता है? आप मुझे बताइए राजीव जी, खत्म नहीं होना चाहिए भाई? या तो अपने मन से आजादी दो, बना खत्म करो। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने जो है ये पिन पॉइंट किया है। ये सब मान्यताओं का अब कोई स्थान नहीं है।
हाँ आई मीन ये चलन जो है ये चला जा रहा है, लोग भी टाइम पास करने के लिए चला रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए कि इस तरीके का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जहां पे बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा, पूरा देश मतलब बेरोजगारी की मार में हाहाकार मचा रहा है। जो सर्वे बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन जो है सब कंटेन्ड है, जो सर्वे बोलता है कि बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, पर वहीं दूसरी तरफ स्टेट जो है सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रहे हैं। तो आई मीन ये सर्वे जो है ये सही चित्रण कहां दे रहा है? ये सर्वे तो मेरे और आपके लिए आ रहा है ना। तो अगर हमको सही चित्र नहीं दिखाया जा रहा है तो इस सर्वे का फिर अर्थ क्या है? क्यों ये सर्वे किया जा रहा है? ये जो प्रचलन चले आ रहे हैं उसी को जबरदस्ती चलाने का कोई अर्थ नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड एक ड्रामा चल रहा है। जो आपने बताया अभी राष्ट्रपति का भाषण और ये सारी चीजें, ये पूरा स्क्रिप्टेड, बड़ा ही फॉर्मलाइज लगता है। इतना आई मीन इतना फॉर्मल वे में ये सारी चीजें जाती है कि आपको लगता है कि वाह ये बहुत मतलब कुछ तो भी ठीक हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पत्रकार 90% पत्रकार जो हैं उनको पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, क्या आता है, पढ़ते नहीं है 10 पन्ने से ज्यादा। उसमें जो डाटा दे दिए जाते हैं वही डाटा उठा के सब न्यूज़पेपर वाले चला देते हैं। आज एक भी पेपर या अखबार ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि जब देश के अंदर में सारी गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार से लेके तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सब ढूंढ रही है तरीके कि हम कैसे रेवेन्यू ज्यादा ज्यादा उगाएं, तो वैसे स्थिति में और क्यों उगाएं? क्योंकि इनको लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाएं लगानी है और सब्सिडीज देनी है, क्योंकि लोग भुखमरी से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको संतुष्ट रखने के लिए वो देख रहे हैं कि कहां से उगाही करें। और वैसी स्थिति में ये कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं। तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स आपने 8% कम किया है, इसका कभी कोई मूल्यांकन होगा कि 8% कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से देश को क्या फायदा हुआ? इस पे कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि क्या अब ये सही समय आ गया है कि जब जो हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था अब हम उसको वापस लें, वापस से कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया जाए? क्यों नहीं उस पर बात? वो तो इसलिए कम किया क्योंकि जो कम किया वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उन लोगों ने, उन्होंने दे दिया साहब को अपने, इधर का नाहक इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, माल तो वहीं आना है। तो माल आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी के पास, देखा नहीं कितने हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो गया बीजेपी को। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल, क्या 10 लाख रुपए तक की सीमा बढ़नी चाहिए इनकम टैक्स की? मध्यम वर्ग टूट गया है, मिडिल क्लास खत्म हो गया। बड़ी उम्मीद है कि वो तो 15 लाख सोच रहा है कि 15 लाख रुपए कर दी जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि 10 लाख रुपए तक तो हर हालत में होनी चाहिए मिडिल इनकम टैक्स की सीमा? मिडिल क्लास की हो ना, मिडिल क्लास त्राही त्राही कर जाएगा। देखिए जिस तरीके से मीडिया में मतलब टीवी चैनल से लेके तो यूट्यूब तक मैंने देखा पिछले 5-10 दिनों में मिडिल क्लास के त्राहिमाम करने की खबरें जिस तरीके से चलाई गई हैं, उससे लग रहा है कि सरकार उसका संज्ञान लेके कुछ ना कुछ तो करेगी। अन्यथा इतने सारे चैनल, टीवी चैनल जो तथाकथित पीएमओ के इशारे पे चलते हैं, वो भी मिडिल क्लास की बुरी स्थिति को उजागर नहीं करते। तो यदि मिडिल क्लास के ऊपर में सभी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीएमओ का कहीं तो भी थम्स अप है कि आप दिखाओ हम कुछ करने वाले हैं। तो एक ऐसा मुझे अंदेशा मिल रहा है, हाँ एक ऐसा अंदेशा मिल रहा है कि ये कुछ घंटे बाद यानी शुभ सूचना आ जाएगी। शनिवार आज बाजार बंद है, वरना तो इधर मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इस बार बजट आएगा तो मार्केट बंद है, तो मंडे को पता चलेगा क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने तक समय दिया, बातचीत की, आभार। ये थे राजीव रंजन जी, और पूरी बातचीत के बाद आपको समझ में आया होगा कि सरकार का आंकड़ों का खेल क्या होता है। सरकार ऐसी आपको मुझको मूर्ख बनाती है। अब बनना बंद कर दीजिए और 4 PM देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।